हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ में जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है एक मॉडल पेपर जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट जितना मैं इस मॉडल पेपर में पढ़ाने वाला हूं पढ़ लेता है ना, तो 80% मैथ में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे बहुविकल्पीय भी हैं, लघुत्तरीय भी हैं, आपके अति लघुत्तरीय भी हैं, दीर्घोत्तरीय भी हैं। और ये आप लोगों का समझ लो एक लीक पेपर का सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये मॉडल पेपर में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और इसमें जो प्रश्न है वो 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, और किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है p या फिर 2p+1, सॉरी p+1 या 2p या 2p+1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p+1 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx+y = k² तथा x+ky = 1 के अनेक हल होंगे? ऑप्शन ए है +-1, बी है +1 या -1 या 6। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ज्यादा आसान है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 जो है a1, ठीक है, आपका लिखा अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने का मतलब है a1 जो होगा वो a2 के बराबर होगा, और v1 जो होगा वो v1/v2 बराबर होगा c1/c2 के, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब हम लोग रख देते हैं वैल्यू। देखो a1, ठीक है, a1 हमारा, देखो a1 का मतलब है यहाँ आपका क्या है, k है, k का मतलब है a1 है, और यहाँ हमारा a2 1 है, क्योंकि जो अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 मान लेते हैं। इतना तो पढ़े ही होंगे। k/, हमारा 1 हो जाएगा, इक्वल टू v1 हमारा कितना, v1 यहाँ 1 है और यहाँ k है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ k हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। यहाँ से k² = 1 हो जाएगा, और k बराबर हमारा √1 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी इसको आप हटाओगे तो ये हमारा +-1 हो जाएगा, ठीक है। +-1 आंसर, तो +-1 आपका है ऑप्शन में, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k है तो मूल समान है तो k का मान होगा। यहां आपको स्टूडेंट k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां आप लोग k का मान कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस आपके पास हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या है, 3 है या बी वाला 6 है या सी आपका 9 है या 12 है। देखो, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझो। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है। यहां आपका ए क्या है, ए कितना है, ए हमारा ये 3 है, ठीक है। एंड वी क्या है, वी जो हमारा वो -6 है। एंड सी क्या है, सी बराबर हमारा क्या है, के है, ठीक है। सी जो हमारा है वो के है ना, चेक कर लो, सी हमारा के है, ठीक है। अब आप लोग एक फार्मूला देखो, विविक्तर का सूत्र होता है, विविक्तकर का, सॉरी विविक्तकर का सूत्र होता है यहाँ d = 0, क्योंकि यहाँ जो मूल है ना, मूल वो समान है, इसलिए d का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब b² - 4ac = 0। अब यहां आप लोग क्या करो, वैल्यू रख दो v² की। देखो v आपकी वैल्यू मैंने बताया कितना है, यहाँ 6 है ना, -6, तो यहाँ -6 का स्क्वायर कर लो। -4 × a की वैल्यू हमारा 3 है, एंड c की वैल्यू k है, बराबर 0। अब यहाँ से ये स्क्वायर होगा तो हमारा 36 हो जाएगा, -12 के बराबर 0। यहाँ से -12 के आपको 36 इधर ट्रांसफर करोगे, -36 हो जाएगा, k बराबर -36 बटे में -12 इक्वल टू हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, k की वैल्यू 12 का आप 3 से, यानी कि 12 3 36, ठीक है। तो हमें 3 मिलेगा, k की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगा। तो k का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ लिखा आपका समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4 समांतर श्रेणी से है। ये 3 है, -1 है, -1 -3, फिर डॉट डॉट के लिए सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर, ठीक है, यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। तो इसको आप कैसे निकालोगे, बहुत ज्यादा आसान है। देखो आप लोगों को क्या करना है, देखो आपको यहां क्या करना है, यहां 1 में से 3 को माइनस कर लेना है, ठीक है। अगर आप 1 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -2, ठीक है। इनके बीच जो अंतर है वो कितना है, देखो आपका 3 और 1 के बीच कितना अंतर है, -2 का, ठीक है। फिर यहां आप लोग ऐसे निकलोगे तो हमारा ये -2 जो होगा वो सार्वांतर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार जो है, आधार ये VC है ना, VC हमारा आधार है, किस आपका समांतर रेखाखंड, इसके समांतर, देखो ऊपर का मतलब होता है समांतर, ये क्या है, P और Q खींचा गया है। यदि जो PQ अनुपात में है VC = 1:3 हो तो आप लोगों का AP और आपका PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, 1:2 या 1:3 या हमारा 2:3 या 2:5। तो देखो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। या तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा ये एक फिगर है, ठीक है, ये हमारा A एंड V एंड C, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है और इनके जो आपके एक समरूप, इसके जो समरूप त्रिभुज है वो आप लोगों का है A एंड P एंड Q। समरूप का मतलब जैसे आपका चाहे आपका इसका जो रूप है वो समान है बस, ठीक है, जो उसका माप है वो समान हो या ना हो लेकिन उनका रूप एक जैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जो एक दूसरे के समरूप हैं तो समरूप का आप लोग एक थ्योरम है उसको आप लगाना और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, आपका ऑप्शन है 4 और इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग सॉल्व करना। तो आप लोगों को मिलेगा 1:2 यानी कि 1:2 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहां जो आप लोगों का त्रिभुज है ये समरूप है तो फिर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को थ्योरम लगाना, त्रिभुज ABC जो है तथा जो हमारा त्रिभुज APQ है, क्या है, समरूप है। क्या है बच्चों, समरूप है, बस समरूप है तो आप लोग लगाना आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुओं जो है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ये आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन A है 5, B है 7 एंड C है 13 एंड D है हमारा 17। तो इसको आप लोग कैसे लगाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना। देखो बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला बस आप लोग याद रखो, D का मतलब होता है डिस्टेंस और बीच की दूरी ज्ञात करने का जो हमारा फार्मूला है वो है x1 - x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पर आप लोग वैल्यू रख दो। यहां जो आगे होता है ये x1 होता है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो अब आप लोग वैल्यू रखो, बहुत आसान है। x1 की वैल्यू क्या है 5 एंड माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 0 और y2 की भी वैल्यू है 0। तो 20 की दूरी अब आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं। यहाँ आपका ये ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद ये हमारा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, वो 0 के बराबर है। एंड फिर हमारा ये 17 का स्क्वायर का मतलब है कि आप लोग यहाँ अंडर रूट हटा दो, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कुल मिला के आपका 17 मिलेगा, यानी कि बीच की दूरी आपको 17 मिला, ठीक है। तो बीच की दूरी कितना है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति का। तो इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है sin 60 डिग्री है, बी है cos 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री या डी हमारा है sin 30 डिग्री। तो देखो
सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहां आप लोग देखो, यहां आप लोग 2 है, 2 मल्टीप्लाई में आपका tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बटे में आप लोगों का 1 प्लस ठीक है, एंड फिर हमारा tan स्क्वायर यानी कि आपको 1/√3 का स्क्वायर कर लेना है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहां जो आप लोगों का ये हो जाएगा, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा बटे में √3। और देखो यहां आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग ये हमारा 2√3 और बटे में 3 1 जा 3 1 4 4/3 ये मिलेगा। बाहर से मल्टीप्लाई करा लो, अंदर का अंदर से। ठीक है, यानी कि हमारा 2/√3 एंड फिर आप लोगों का इंटू 3/2। ठीक है, देखो 2 से 2 आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आपका 4 है। ठीक है, ये आपका 4 है, ये आप लोगों का 4 है, इसको 4 कर लेना है। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और यहां से रूट से 1 रूट कट जाएगा और यहां से रूट कट जाएगा, यहां √3 मिलेगा। तो यहाँ √3 बटे में 2 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, वो होता है sin 60 डिग्री की। किसकी होती है, sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होता है। तो यहाँ sin 60 डिग्री है ना, sin 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो, लिखा हुआ है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए है 9, बी है 8, सी है 5 या डी है आपका 3। तो समांतर माध्य आप लोग कैसे निकालोगे 1 से 9 तक का? तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसका समांतर माध्य देखो 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, ऐसे आपको 9 तक जाना है। ठीक है, 6 + 7 + 8 एंड +9 हो गया। अब देखो समांतर माध्य भी आपको पता चल जाएगा। ये 1 से 9 तक है, तो जितना ऊपर आपका गिनती है उतना से आपको भाग देना है। तो इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 45 बटे में 9। ये आप कट करोगे तो ये हमें मिलेगा 5। इसका जो समांतर माध्य है वो 5 है। वैसे भी आप देख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखो इधर 4 ले लो और इधर से 1 2 3 4 इधर से 4 ले लो। ठीक है, बीच में क्या आता है, बीच में आपका 5 आएगा ना, बीच में 5 है। तो यही समांतर माध्य ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे 4 इधर बीच में हमारा 5 है तो 5 हो गया। बस देखो आप कई तरीके से निकाल सकते हो। तो ये हमारा 5 हो गया। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हमारे जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हम उनको देखते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ आपका √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। तो कोई भी हो, सेम ही जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है। जहां मैंने √2 लिखा है वहां अगर 3 आ जाए 3 कर देना, √5 आ जाए 5 कर देना, √7 आ जाए 7 कर देना, बस सेम ही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको इसको विपरीत मान लेना है। हल आप लोग समझो एक एक को। देखो हल माना जो √2 है एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या आप मान लो। परिमेय संख्या का मतलब क्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो √2 है, √2 इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ P और Q या फिर A/B कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, A/V भी आप कर सकते हो, A/V P/Q कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ A और V क्या है, यहाँ मैंने A V मान लिया है, A एंड V। ठीक है, यहाँ A तथा V सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ b की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। a b मैंने माना है तो v जो हर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको क्या करना है, वर्ग। तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लो। आपके जो दोनों पक्ष हैं तो √2 का वर्ग आप लोग कर लो, ठीक है, एंड बराबर a/v का वर्ग करो। तो √2 का वर्ग आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ही रहेगा, a² बटे में v², ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से v² बराबर a² बटे में 2 लिख सकते हैं ना, बटे में 2। अब यहां आप लोग याद रखना आपको क्या लिखना है, यहां ध्यान देना, चूंकि यहां जो आपका अगर 2 है, a2 जो है वो जो a² है, देखो a² के नीचे है ना, तो अगर 2 a² को विभाजित करता है, अगर मान लो 2 यहाँ a² मैंने क्या मान लिया 4, तो अगर 2 4 को विभाजित करता है तो उसका स्क्वायर कर लो 16, तो 16 को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ अगर जो 2 है यानी कि 2 है, a² को विभाजित करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, चूंकि तो आप लोगों को 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां अतः या फिर यदि या फिर कुछ भी लिख सकते हो, तब हम जो a है इसको बराबर 2m मान लेते हैं। a को क्या मान लेंगे 2m, जहां m का है कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। अब ये एक पूर्णांक है तो फिर आप लोग यहां वैल्यू रख दो, यहां एक समीकरण मान लो, तो यहां आप a की वैल्यू रख दो, ठीक है, a की वैल्यू आप यहीं डायरेक्ट रख दो, लाइक एज v² बराबर हमारा a के स्थान पर 2m² बटे में 2, तो यहाँ v² बराबर हमारा ये 4m² बटे में 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा v² बराबर 2m²। अब यहाँ से अगर हम m² देखें तो बराबर हमें v² बटे में 2। तो जैसे आपने यहाँ लिखा था जो 2 है a² को विभाजित करता है, वैसे आपको यहाँ लिखना है 2 जो है v² को विभाजित करता है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, अगर ये जो 2 है, यहाँ देखो, अगर ये 2 b² को विभाजित करता है तो जो 2 है b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ आप लोग चूंकि जो हमारा 2 है, 2 b² को विभाजित करता है, तो जो हमारा 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है, बस। अब देखो, अगर हमारा ये परिमेय संख्या होती तो परिमेय संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड ओनली 1 होता है, यहाँ a और b का 2 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा समीकरण फर्स्ट जो है, यहाँ फर्स्ट, एंड इसको आप लोग समीकरण सेकंड मान लो। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से आपको क्या मिला कि यहाँ जो हमारा a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा a और b के समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से हमारा a तथा v का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है उनका तो ओनली 1 होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये जो हमारा है, अतः इस तथ्य का विरोध करता है, ठीक है, ये विरोध करता है कि जो हमारा a होता है और v होता है, a और v में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना जो है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है। जो हमने कल्पना किया है कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या, वो परिकल्पना गलत है। अगर ये परिकल्पना गलत है तो अतः जो हमारा √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया, आपको ऐसे सिद्ध करना है कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या। अगर √5 आए तो जहां आपने 2 लिखा है वहां 5 कर देना और यहाँ एक ही स्थान पर 5 ही हम मान लेना, बस, ठीक है। तो ये अति लघुत्तरीय में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। लिखा हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, आपको क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु का निर्देशांक जो आपको 2:3 में विभाजित करता है। तो आप मान लो कि माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक XY हैं, XY की वैल्यू ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो ताकि हम जो मानेंगे उसी के वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। माना जो हमारा रेखाखंड है, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक आप मान लो x, y है, ठीक है, x y है। अब देखो, अगर आपने ये मान लिया तो अब यहां से ये बताओ x1 क्या है, x1, इस दोनों में x1 क्या है, x1 हमारा ये जो आगे का होता है ये वाला, ये -1, ठीक है। चलो, y1 क्या है, y1 आपका पीछे का है, ये x1 तो वो y1 7। अब x2 क्या है इसमें, x2 जो है वो हमारा ये है, ठीक है, दूसरे में 4, ठीक है। अब y2 क्या है, बहुत आसान होता है, y2 हमारा पीछे का हो जाएगा -3, ये भी आपको पता चल गया। अभी हमारा तथा एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यम1 हमें बराबर 2 दिया हुआ है तथा यम2 जो है वो बराबर 3 दिया हुआ है। इतनी चीजें अगर आपको पता चल गई तो अब आपको विभाजन की स्थिति में आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला है x जो होता है, फार्मूला समझ लो, मैं आपको इसके से लिख देता हूँ। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और y की, तो x बराबर यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे में यम1 प्लस यम2। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। वैल्यू आप देखो क्या क्या है, पहले आपका यम1 क्या है, यम1 आपका 2 है, x2 क्या है, x2 हमारा 4 है, प्लस यम2 क्या है 3 है, इंटू x1 क्या है -1 है, बटे में देखो यम1 कितना है 2 है, प्लस यम2 3 है 5। अब देखो यहाँ 4 2 जा 8 एंड -3 बटे में 5 बराबर ये 5/5 इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जो मिली हमें कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। x की वैल्यू पता चल गई। अब हमें y की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, तथा y की जो फार्मूला होगा वो बराबर यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे में यम1 प्लस यम2, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे वैल्यू रखो, सारा आंसर आ जाएगा। यम1 कितना है, देखो यम1 हमारा 2 है, 2 हो गया, y2 कितना है, y2 हमारा 3 है, वो भी माइनस में, तो इंटू -3 हो गया, प्लस यम2 हमारा कितना है 3 है, एंड इंटू y1 कितना है 7 है, ठीक है, तो ये 7 हो गया, बटे में यम1 प्लस यम2, यम1 हमारा 2 है, यम2 हमारा 3 है, ठीक है।
बराबर, देखो आपका 2 3 यानी कि आपका मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा एंड प्लस आपका है प्लस ये 21 हो जाएगा बट्टे में 5, ये माइनस होगा तो हमारा 15 बचेगा, 15/5 = 3। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आया 3 मिला। ठीक है, अब जो बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या मिलेगा, बिंदु का निर्देशांक जो हम ज्ञात कर रहे थे, बिंदु का निर्देशांक वो मैंने x, y माना था। तो x, y का मतलब क्या है, x का हमारा वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 3, ये 1, 3 यही निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसको आपको बढ़िया से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी 2019, 20, 22 में आया हुआ है और थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है दूसरे टाइप से, लेकिन आएगा इसी टाइप का। लिखा हुआ है क्या है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। बट x की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं होनी चाहिए, -4 और 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो अब आप कैसे हल करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कराना है, क्रॉस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है, ये हमारा नीचे x + 4 × x - 7, ये ऊपर जाएगा x - 7 हो जाएगा और ये वाला जो हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर ये हमारा x + 4 बराबर 11 है ना, 11/13। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ये हमारा क्या है, ये माइनस है, सॉरी बीच में ये हमारा माइनस है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ये हमारा आप लोग ब्रैकेट खोल लो, x - 7 - x + 4 बटे में ये मल्टीप्लाई है x² - 7x + 4x, अब इसका इससे होगा -28। ठीक है, बराबर 11/13। यहाँ से x प्लस माइनस से कट जाएगा, क्या होगा, कट ही जाएगा और यहाँ हमारा -11 मिलेगा बटे में ये हमारा x² है। अब ये और ये तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3x एंड -28 बटे में 11/13। अब एक बात देखो, आपका दोनों में 11 है ना, ये 11 दोनों में है, तो दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दो तो ये हमारा 1 हो जाएगा बटे में -1 और आसान हो जाएगा x² - 3x - 28 और ये भी 11 हमारा 1 के बराबर हो जाएगा बटे 13। बगल में लिख देना दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, बस। ठीक है, अब आप क्रॉस करा लो, ये हमारा x² है -3x है -28 है बराबर 30। ठीक है, अब ये x² माइनस हमारा 3x -28 और ये इस साइड आएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस है ना, तो ये -30 हो जाएगा ना, तो इधर आएगा तो ये +30 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x² - 3x एंड ये माइनस होगा तो +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 30 है इसका चिन्ह बड़ा है और बड़े चिन्ह ही लिए जाते हैं। अब ऐसा करना है, फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर 3 गुणा करने पर 2 आए। बनाओ तो क्या बनेगा, 2 में अगर 1 जोड़ें तो 3 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। सही है, बराबर 0। x² - 2x - x + 2 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x - 2 बराबर 0। x - 1 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक बार x - 1 बराबर 0 रखो, x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, पहला हल। और एक बार x - 2 बराबर 0 रखो, एक हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, दूसरा हल। यानी कि हमें 2 मान मिले, यानी कि समीकरण के जो मूल हैं, मूल वो क्या है 1, 2, बस हो गया। मूल ज्ञात करना था, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आएगा, याद रखना। ठीक है,
तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो अब हम लोग सेकंड नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस वन। इसको आपको इस चीज को इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे? सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपको पता है कि हमें इतना ही आंसर लाना है, मतलब आंसर आपको पता चल गया, आंसर कहीं ढूंढना नहीं है, आंसर ऑटोमेटिक पता चल गया, कहीं से भी खींच खाच के आपको लाना है, बट इसके बराबर लाना है, आना चाहिए। एग्जामिनर मेन है कि देखेगा कि इसका बराबर आया है या नहीं, अगर बराबर आ गया तो आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटे साइन ए, क्योंकि tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, उसका उल्टा कॉट होता है, तो कॉस ए बटे साइन ए, ये माइनस कॉस ए हो गया। इसको भी ऊपर आप ऊपर ऐसे लिखें तो ऐसे नीचे भी लिख देना, कॉस ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, हमें इसी के बराबर सिद्ध करना है। अब देखो, ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे? कॉस को कॉमन ले लेंगे, कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें क्या बचेगा? ये 1 साइन ए बचेगा और ये -1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या बचेगा? यहाँ से भी कॉस कॉमन ले लो, कॉस ए कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 बटे साइन ए और +1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कॉस कट कर दो, अब हमारा क्या बचा? 1 साइन ए -1 और 1 साइन ए +1। 1 साइन जो होता है वो बराबर होता है कॉसेक के। ठीक है, कॉसेक ए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 साइन जो है वो कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा -1, और ये भी हमारा कॉसेक ए +1। बस हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था, कितना आसान है। बस कॉसेक ए +1 कॉसेक ए -1, यही देखो, ऊपर आपको माइनस नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यही सिद्ध करना था। तो ये आप लोगों का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। हाइट एंड डिस्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी, तो ऐसे में करके 2 4 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा। ठीक है, पहला देखो प्रश्न फर्स्ट, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मानना है केबल टावर है AB, एक केबल टावर हमने माना क्या? AB। ये देखो फिगर भी साथ में समझते रहो यार, AB थोड़ा सा बड़ा बन गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो आपका तल रहेगा ही, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो उसी धरातल में एक भवन है, मतलब उसी धरातल में है, मान लो यहाँ तक हमारा केबल टावर है, तो यहाँ तक अभी समझ में आएगा। भवन है CD है, क्या है? C and D है, ये समझो, ये हमारा बड़ा सा केबल टावर हो गया, और यही धरातल है, और इसी धरातल में हमने एक भवन बना लिया, ये उसी के सामने। ठीक है, C and D है, C and D। ठीक है, समझ में आ रहा ना? जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। भाई सब आपके सामने दिखा रहे हैं, 7 मीटर है। भवन के शिखर C से क्षैतिज धरातल के समांतर एक रेखा D है, मतलब इसी के समांतर एक रेखा क्या है? CE है, यानी कि CE है ना, तो ये इसको हमने माना है E, C and E। ठीक है, रेखा C and D, ये तो CD इसके समांतर है, इसी के बराबर है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे क्योंकि ये हमारा कोण बनेगा एक, ये इसको आप डॉट डॉट से मिलाना ज़्यादा सही रहेगा, डॉट डॉट से। ठीक है, डॉट डॉट सही रहेगा। अब देखो यहाँ जो हमारा एक देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का उन्नमन कोण, इसके पाद का जो उन्नमन कोण है, मतलब पाद का मतलब होता है नीचे,
आपको ऐसे नीचे की तरफ आना है और ये हमारा 45 डिग्री है। बस फिगर तैयार। अब देखो यहाँ कोण ए सी ई 60 डिग्री है, ए सी ई 60 डिग्री है एंड ई सी वी हमारा 45 डिग्री है। ये ऊपर, अगर ये ऊपर की तरफ है तो उन्नयन है, नीचे की तरफ है तो अनुलंबन है। ठीक है, बस अब क्या करना है भाई, अब यहां आप समझो अगर ई वी हमारा ई वी जस्ट इसी के बराबर है। देखो ये जितना 7 मीटर है तो इसके बराबर हम इसे भी मान सकते हैं ना 7 मीटर। तो ई वी हम बराबर क्या लिख सकते हैं, ई वी हमारा बराबर सी डी लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं बिल्कुल 7 मीटर के, तो 7 मीटर लिख सकते हैं। अब आपको एक त्रिभुज लेना है, कौन सा मैं आपको बताता हूं। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, बी ई सी में। देखो वी है, ठीक है, वी है एंड ई है एंड सी, क्योंकि जहां कोण बनेगा वहीं तो त्रिभुज लेंगे। तो वी ई सी में, वी ई सी में हमें क्या क्या दिया है, वी ई सी में ये दिया है, ठीक है, यानी कि हमें लंब दिया हुआ है। तो अब हम लोग लगाएंगे क्या, tan 45 डिग्री है ना, इसमें 45 डिग्री बराबर ईवी का मतलब होता है लंब, tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ये सीई है, सीई, बस ठीक है। अब 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये हमें 7 है और ये सीई हो गया। अब देखो यहाँ से सीई जो आएगा वो भी 7 ही आएगा, 7 मीटर। देखो ये एक आयत है ना, ये एक आयत है, इसलिए सारे 7 ही रहेंगे, चाहे आप ये देखो ये देखो ये देखो, सारा 7 ही है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही रहेगा। तो सीई की वैल्यू हमें कितना मिला, सॉरी वर्ग है, सॉरी आयत नहीं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इतना मिला। अब हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, अतः समकोण त्रिभुज ए ई सी में यहाँ ए लेना है, ई लेना है, सी 60 डिग्री है ना। तो अब हम यहाँ tan 60 डिग्री लगाएंगे और बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा ए ई है बटे में आधार सी ई है, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए ई का वैल्यू पता नहीं है भाई, ए ई ऐसे ही रहने दो। सी ई की वैल्यू अभी ज्ञात की हो 7, अब ए ई बराबर हमें मिला 7√3। अब समझ लो आपका क्वेश्चन लग चुका है, क्योंकि ए ई मिल गया। देखो हमें पूरे केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी ना, तो हमें ये 7 पता है, ये 7√3 मिल गया, तो दोनों को ऐड कर लो, आपका आ जाएगा केबल की टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो अब लिखो अतः केबल टावर ए वी की ऊंचाई, ए वी की ऊंचाई। देखो यहां आप ऐड कर लो, क्या ऐड करोगे, ए ई यानी कि ए ई प्लस ई वी। ए ई हमारा करना है 7√3 प्लस 7, कॉमन ले लो 7 को, 7 कॉमन लिया, √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। बस हो गया, यही ऊंचाई है भाई। तो यहाँ केबल टावर की ऊंचाई हमें इतना ही मिलेगा। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस आपको आगे सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा वायरल आप लोगों का मॉडल पेपर था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।